Hello, this is Sayyid Sadiq Ali and I am going to teach you social science from class 6 to class 12th. So today we are going to start with class 6 history. Also note down the class will be bilingual, means English as well as Hindi, so that students would understand very easily. So हम लोग बात करते हैं पहले the term history. What does history denotes? हम लोगों को अक्सर यही लगता है कि हिस्ट्री का मतलब है मीन्स यू हैव टू लर्न ओनली डेट्स, ऑल द डेट्स, लेकिन बट दैट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव टू लर्न. इट इज़ नॉट अबाउट ओनली डेट्स, मीन्स यू हैव टू नॉट लर्न ओनली डेट्स. एंड वॉट यू हैव टू लर्न इन हिस्ट्री, वॉट यू आर गोइंग टू स्टडी इन हिस्ट्री. In history, we study the economic and political changes over a period of time that is going to impact the society, the societal structures. So, a simple definition of history is history is the study of change in economic and political order which is going to impact the society. ये है हिस्ट्री की डेफिनेशन, द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री. अच्छा, हिस्ट्री का डिवीजन कैसे हुआ? हिस्ट्री तीन टाइप के हम लोग पढ़ते हैं. एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. अब ये हिस्ट्री का डिवीजन कैसे हुआ? ऐसा तो है नहीं कि हिस्टोरियंस ने सुबह उठे और आज से एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर दी, फिर नेक्स्ट डे से मेडिवल हिस्ट्री. ऐसे थोड़ी ना डिवीज़न हुआ है हिस्ट्री का. सो ये कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ डिवीज़न जब एक किसी इकोनॉमी का और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ और सोसाइटी स्ट्रक्चर चेंज हो गया. तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री ऐसा हिस्टोरियंस ने कर दिया हो कि अगले दिन ही एंशिएंट से मेडिवल पे आ गए, फिर मेडिवल से मॉडर्न कैलेंडर लेके. तो ऐसा नहीं है. तो ये डिवीज़न किस बेसिस पे हुआ हिस्ट्री का? ये इस बेसिस पे हुआ कि जब कहीं का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, किसी भी एक स्टेट का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसकी इकोनॉमी में चेंज हुआ आया, और फिर सोसाइटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया. जैसे जब हम लोग एंशिएंट टू मेडिवल, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? इंडियन सोसाइटी में फ्यूडलिज्म आ गया. व्हेन वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, सो फ्यूडलिज्म इज गोइंग टू टेक प्लेस इन एंशिएंट हिस्ट्री इन पोस्ट गुप्ता पीरियड. द फ्यूडलिज्म वाज एट इट्स पीक, सो मेडिवल हिस्ट्री टेक्स प्लेस. तो मेडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री जब कब आते हैं? जब हम लोग देखते हैं बेसिक औरंगज़ेब की डेथ के बाद जब एक कंपनी रूल आ जाता है, कंपनी का रूल हो जाता है फ्रॉम किंगडम से हम लोग क्राउन रूल से हम लोग कंपनी रूल की तरफ चले जाते हैं धीमे धीमे. तो हम लोग अभी बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं. एंशिएंट हिस्ट्री में जो सबसे पहले टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन. So, first of all, you have to learn the term, the civilization. What is the term civilization called? Well, now what is civilization? Civilization, we can say, civilization means a complex human society
living in a large area for a longer period of time and share common cultural traits, or they have कल्चरल होमोजेनिटी। मतलब सिविलाइजेशन का मतलब है कि जब एक ह्यूमन सोसाइटी बहुत लार्ज एरिया में स्प्रेड आउट हो और बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वो एक सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही हो, एंड दे आर शेयरिंग कॉमन कल्चरल ट्रेट्स और दे हैव कल्चरल होमोजेनिटी। व्हाट इज़ कल्चर होमोजेनिटी? कल्चर होमोजेनिटी मीन्स जैसे कि इंडिया में अगर एक इंडियन सिविलाइजेशन है अगर, तो इंडिया में नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट टू वेस्ट पूरी पॉपुलेशन फैली हुई है। एक सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी स्प्रेड आउट है, तो सोसाइटी के कुछ एक कल्चरल होमोजेनिटी होगी ना। लाइक अगर नॉर्थ से साउथ तक देख लें और ईस्ट से वेस्ट तक देख लें तो ड्रेसेस, हर कोई पैंट शर्ट पहन, जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कल्चरल होमोजेनिटी क्या है? हर कोई पैंट और शर्ट में दिखेगा आपको। हर कोई, कुछ एक फूड आइटम्स होंगे जो कॉमन उनके होंगे, कुछ एक कल्चर्स होंगे जो कॉमन होंगे और वो सब लोग शेयर कर रहे हैं कॉमन कल्चर्स। तो ये है कल्चर होमोजेनिटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को यही देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड रफली आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं 3300 BC टू 1500 BC तक था। 3 फेज़ में इस सिविलाइजेशन का पीरियड डिफाइन होता है। अर्ली फेज़, फ्रॉम 3300 टू 1900 BC। मैच्योर फेस, (1900 to 1500 BC, and later phase means the declining phase of the IVC. phase 1500 to 1300 BC तक कह सकते हैं। अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से अलग अलग डेट्स हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट यही 3 फेज़ में सिविलाइजेशन को स्प्रेड आउट किया गया है, डिवीज़न किया गया है सिविलाइजेशन का। अच्छा, why this is called Indus Valley only? Why this civilization is called Indus Valley civilization only? Because the civilization was first found in near the Indus Valley. Civilization was found near the Indus Valley. हम लोग अभी धीमे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब पता चलेगा कि इंडस वैली किधर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इंडस वैली सबके पास ही साइट मिली थी। कौन सी सबसे फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड वाज the first site to be excavated was Harappa and Mohenjo-daro also. ये 2 साइट सबसे पहले एक्सकेवेट की गई थी। अच्छा, कब? 1921 में बाय दयाराम साहनी एंड R.D. बैनर्जी। इन 2 लोगों ने
साइट एक्सकेवेट की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो उस टाइम के एएसआई के डायरेक्टर थे। जॉन मार्शल। उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उनके ही सपोर्ट से ये साइट एक्सकेवेट हुई थी। लेकिन अगर ट्रेस बैक करें तो ये सिविलाइजेशन 1829 में ही डिस्कवर की गई थी। 1829 में ही डिस्कवर की गई थी। उसके बाद 1853 में जो फर्स्ट एएसआई डायरेक्टर बने थे सर जॉन कनिंघम, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एलेक्स कनिंघम, सॉरी कनिंघम थे, मिस्टर कनिंघम। उन्होंने ऑर्डर किया था पंजाब, नियर द पंजाब साइट, द साइट टू बी नियर द पंजाब टू एक्सकेवेट। उनको ये लगा था कि ये जो साइट मिली वहाँ पे भी उनको ब्रिक्स मिले थे, रन ब्रिक्स मिले थे, तो उनको ये लगा था कि एक सिटी है लेकिन वो बुद्धिस्ट टाइम की है, बुद्धिस्ट पीरियड टाइम्स की, और बुद्धिस्ट टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज की है, लेकिन वो गलत थे। और जब ये सर जॉन मार्शल ने साइट एक्सकेवेट करने के ऑर्डर दिए तो उनको ये पता चला कि ये बहुत बड़ी सिटी थी। और जब रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग, इस प्रोसेस से किसी भी सिविलाइजेशन का या जो मिले थे आर्टिफैक्ट्स मिले थे लाइक ब्रिक्स एंड स्टैचूज़ और भी अदर मटेरियल्स जो मिले थे, उससे रेडियो कार्बन के ज़रिए पता चला कि वो किस टाइम पीरियड के एग्जैक्ट थे। यही होता है रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस। उससे पता चला कि ये सिविलाइजेशन बुद्धिस्ट टेम्पल्स के पहले भी एग्जिस्ट थी, तभी इसका नाम ये इंडस वैली। अच्छा, उस टाइम पे कुछ ही साइट डिस्कवर हुई थी लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, तभी इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा था। लेकिन जब आगे फर्दर एक्सकेवेशन और होती गई विद टेक्नोलॉजी तो पता चला कि ये साइट सिर्फ इंडस वैली तक से लिमिटेड नहीं थी, ये ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड आउट थी। ये सिविलाइजेशन स्प्रेड आउट थी फ्रॉम मांडू, इट इज़ इन जम्मू, to Alamgirpur in east, Daimabad in south, and to Sukta, Gendor to the west. So you can see from north to south and to east to west ये सिविलाइजेशन ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड आउट थी। तो सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना इसको सही नहीं होगा। सो मोर प्रिसाइज टर्म वी यूज इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। Why we call Harappan civilization? As you all know, the first site to be excavated was Harappa only. एक और जनरल इन्फॉर्मेशन जो रिसेंट साइट एक्सकेवेट हुई है वो थी राखीगढ़ी 2014 में नियर हरियाणा। ये साइट सबसे रिसेंट एक्सकेवेट हुई है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। क्या क्या फीचर्स थे सिविलाइजेशन के? सम फीचर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला फीचर जो था टाउन प्लानिंग। दे हैव अ वेरी एक्सलेंट टाउन प्लानिंग। द cities the Indus Valley divided mainly into two parts, that is Citadel and लोअर टाउन। ये दो पार्ट में सिटीज़
इंडस वैली की जो थी लाइक मेजर सिटीज़ हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, ये सब इन सिटीज़ में देखने को मिलता है या इस साइट्स पे कि सिटाडेल और लोअर टाउन यही दो पार्ट्स में एक डिवीज़न किया गया था सिटीज़ का। Now what is citadel? The structure raised above the ground. And layered with big bricks. Why? To protect building from फ्लड्स। सिटाडेल जो है एक स्ट्रक्चर था अबव द ग्राउंड जो रेस किया गया था और साइड्स में उसके बिग ब्रिक्स लेयरिंग कर दी गई थी ताकि फ्लड से प्रोटेक्ट कर सके। अच्छा, Citadel was mainly consisted of priest class, rich merchants, means aristocratic class. The citadel was consisted of mainly priest class, aristocratic class और rich merchants, और lower town में normal people like craftsmen, laborers, आर्टिशियंस और नॉर्मल मर्चेंट्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग को ये पता चल गया कि यहाँ पे क्लास डिवीज़न था, इस टाइम पे क्लास डिवीज़न था। मीन्स सिटाडेल यानी प्रीस्टी क्लास के लिए अलग से एक स्ट्रक्चर्स और लोअर टाउन अलग। अच्छा, जो उनका लोअर टाउन था उसमें जो हाउसेस थे ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे। ग्रिड सिस्टम क्या था? मीन्स दे वर इन रेक्टेंगल, हाउसेस वर मेड रेक्टेंगुलर इन शेप एंड ऑल्सो द roads intersect each other at right angle। मीन्स हाउसेज हर एक रेक्टेंगुलर शेप के थे और हाउसेज के साइड्स में जो रोड्स थी वो रोड्स की भी ये भी थी, रोड्स की जो डायमेंशंस थी रेंज करती थी 9 to 30 फीट्स। मीन्स आप सोच सकते हैं कि कितनी वाइड रोड्स थी और यही रोड्स इंटरसेक्ट करती थी दूसरी रोड से एट राइट एंगल, जस्ट लाइक 90 डिग्री एंगल, एट स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल। ये पैटर्न फॉलो करते थे लोअर टाउन में। आप लोगों के पास बुक होगी तो आप लोग देख पाएंगे उसमें कि कैसा स्ट्रक्चर था लोअर टाउन का वहाँ पे और कितना सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग की गई थी, जो कि आज के टाइम पे नहीं करी जाती है। कोई भी अगर मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें, नॉर्मल सिटीज़ देख लें, अगर हम लोग कानपुरी को देख लें तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कैसा रोड सिस्टम यहाँ पे है। अभी मानसून में तो और अच्छे से दिख जाएगा। पास्ट का ग्लोरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं आजकल, ये भी एक ग्लोरिफिकेशन करने की चीज़ है, उससे सीखने की चीज़ है कि हम लोग उन लोगों से कितने अभी नीचे स्तर पे हैं। हम लोग खुद को मॉडर्नाइज कहते हैं लेकिन हमसे ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे वो रहे थे और उनसे ज़्यादा सिविलाइज भी वो थे। भी उनका ड्रेनेज सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना वेल इक्विप्ड और वेल एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था। हम लोगों की तरह नहीं था जो हर मॉनसून में ओवरफ्लो कर जाता है और वाटर लॉगिंग हो जाती है पूरे सिटी में। अच्छा, हम लोग सिटाडेल पढ़ रहे थे, कमिंग बैक नेक्स्ट टू द टॉपिक। सो सिटाडेल में कुछ बिल्डिंग्स थी, मेन बिल्डिंग सिटाडेल में
main buildings of citadel. The first field study is the Great Granary. ये सिटाडेल में ही थी. ये साइट हम लोगों को हड़प्पा मोहनजोदारो में देखने को मिलती है. द ग्रेट ग्रैनरी मेनली मोहनजोदारो में. सो ये ग्रेट ग्रैनरी का यूज़ क्या था? इट इज़ यूज टू स्टोर surplus grains and food which could be used during floods. ये था मेन ग्रेट ग्रैनरी का पर्पस. बिकॉज it is used to store surplus grains and food which could be used during floods. जब किसी इमरजेंसी जब हो जाए तो यही ग्रेट ग्रैनरी से जो पीपल यहाँ के लोग थे वो ग्रेट ग्रैनरी का यूज़ करके हम यूज़ कर सकें फूड्स. अच्छा, ये जो है इट इज़ सिचुएटेड नियर रिवर. वाई? Because transportation could be made easily. The grains and food transport could be made easily because at that time the river was the best means for transportation. Roads तो उतनी थी नहीं, जंगली थे, तो river was the best means for transporting food and other equipments. So यही situated because that's why it is situated near the river. मोहनजोदारो में जो देखने को मिलती ग्रेट ग्रैनरी, इट वॉज 2 ग्रैनरीज ऑफ 6 rows ईच मिलती हैं. द नेक्स्ट मेन बिल्डिंग द ग्रेट बाथ और द ग्रेट पब्लिक बाथ. दिस वॉज द अदर important building. Historians say that it is the, you can say, most important building of the ancient time, or the most, you can say, like beautiful. It is the most beautiful building, the Great Bath. इसकी मेजरमेंट देखते हैं. इट इज़ 12 meters in length and deep down it is 2.4 meters and 7 meters wide. It is just like a pool, just like a swimming pool. Historians say that the main purpose of the Great Bath, the purpose of the Great Bath is they are used on special occasions like coronation ceremonies or religious rituals. For sacred occasions, on sacred occasions. यही मेन पर्पस था ग्रेट बाथ का. ग्रेट बाथ के सेंटर में एक डीप डाउन स्विमिंग पूल था और वहाँ पे वाटर जो था वो वेल से ला के वहाँ यहाँ ग्रेट बाथ में भरा जाता था और फिर यूज़ किया. ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये बेसिकली कोरोनेशन, जब किसी का कोरोनेशन मीन्स किसी को सक्सेसर बनाना होता था तो उस सेरेमनी होती थी तो उसमें ये यूज़ किया जाता था. रिलीजियस रिचुअल्स या परफॉर्मेंस जो होती थी उसमें यूज़ किया जाता था पब्लिक बाथ का. जस्ट लाइक बैप्टिज़म एक हम लोग करते हैं कि बैप्टिज़म क्रिश्चियंस में होता है बैप्टिज़म, वैसे ही एक टाइप से कह सकते हैं कि रिलीजियस रिचुअल्स के लिए पर्पज़ होता था, यूज़ होता था उस टाइम पे ग्रेट बाथ का. सैक्रेड ओकेशंस उसके लिए भी यूज़ होता था. तो ये मेन पर्पस था
द ग्रेट बात का। नेक्स्ट, द असेंबली हॉल। इट इज द third main building of the citadel. It is mainly used for meeting, for special purpose. जैसे असेंबली हॉल, जैसे हम लोग के वहाँ असेंबली हॉल, पार्लियामेंट है, लखनऊ का असेंबली हॉल है, वैसे ही उस टाइम पे भी असेंबली हॉल हुआ करती थी, मेनली यूज्ड फॉर मीटिंग, जहाँ पे रिच लोग, प्रीस्ली क्लास और मर्चेंट क्लास बैठ के आपस में डिस्कशंस कर सकें या इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकें। डिस्कशंस ये था। सो ये इम्पोर्टेंट मेन बिल्डिंग्स थी सिटाडेल की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोअर टाउन्स एंड देन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लोअर टाउन के बारे में पढ़ेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ड्रेनेज सिस्टम था और एंड अदर्स द ऑक्यूपेशंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ कौन सा लोग रिलीजन फॉलो करते थे, कैसे उनका ड्रेस था, कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस क्या क्या थे, और कैसे एट लास्टली द सिविलाइजेशन डिक्लाइन। वाई द सिविलाइजेशन सडनली डिक्लाइन, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से डिक्लाइन हो गई और कुछ पता नहीं चला। इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में भी हम लोग देखेंगे। अभी रिसेंटली शायद डेसिफर हुई है, अब तक नहीं हुई थी, लेकिन 2024 में आई थिंक अक्टूबर में डेसिफर हो गई थी इनकी स्क्रिप्ट जो थी। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट सॉल्व करने की। अगर आपको इंटरेस्ट हो सो वी कैन टेक इट अ मूव फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू।